हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। हम बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के बारे में और पिछली क्लास में हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 प्रकार की चुनौतियाँ है ना। जो 3 प्रकार की चुनौतियाँ थी, 3 प्रकार की समस्याएँ थी, उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या आती है आपकी मुद्रास्फीति। सबसे पहले आती है मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है जब हमने पहले क्लास ली थी तो मैंने आपके इसके लिए आपको एक वर्ड यूज़ किया था, एक शब्द यूज़ किया था, वो था मूल्य वृद्धि। एक शब्द यूज़ किया था मैंने इसके लिए, मूल्य वृद्धि। तो आप मूल्य वृद्धि कहो या मुद्रास्फीति कहो, एक ही बात है। पहली चीज़ मुद्रास्फीति कहो या मूल्य वृद्धि कहो, एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो पहली हमारी इकोनॉमी में सामने समस्या थी मुद्रास्फीति की, दूसरी समस्या गरीबी की, और तीसरी हमारी इकोनॉमी में समस्या जो है, तीसरी जो चुनौती है हमारी इकोनॉमिक्स की, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था की, वो है बेरोजगारी। ये 3 प्रकार की चुनौतियाँ हैं, 3 प्रकार की समस्याएं हैं। तो हमने जो ये मुद्रास्फीति है, जो मूल्य वृद्धि है, इसके बारे में पिछली क्लास में देखा कि मुद्रास्फीति होती क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि मुद्रास्फीति जो होती है उसके क्या क्या हानियां हैं, उसकी क्या क्या नुकसान है हमारी अर्थव्यवस्था को जो झेलने पड़ते हैं। क्यों मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है, उसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मुद्रास्फीति है, जो मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति जो हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। बात करते हैं उन कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि। पहला कारण है मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि। अब देखें, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है। देखो, मुद्रास्फीति को मैंने आपको समझाया कि जब वस्तुओं की कीमतों में पहले की तुलना में जब वृद्धि हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को मापते कैसे, तो मैंने आपको बताया था, है ना, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स देखे हमने, थोक मूल्य सूचकांक, उसके आधार पर मापन किया जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मुद्रास्फीति के कारणों की। पहला कारण आपके सामने है मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि। बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल की। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि माना आपकी जो पॉकेट मनी है, आपकी पॉकेट मनी जो है, आपके पेरेंट्स आपको 500 रुपीज़ पर मंथ देते हैं। कितने देते हैं, 500 रुपये पर महीने, हर महीने। अब आप उस 500 रुपये के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डिमांड करते हैं। आपकी जो मांग होती उस 500 रुपये के अनुसार ही होती, उसके अनुसार ही आप वस्तुओं की डिमांड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप 500 रुपये में सोच लें कि मैं एक लैपटॉप ले लूँ। तो 500 रुपये में आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो मांग थी, उस 500 रुपये के अकॉर्डिंग ही थी। लेकिन जस्ट सपोज, एक बार सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स उस 500 रुपये की आपकी जो है पॉकेट मनी है, उसको 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दे। कितना कर दे, 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर। तब क्या आपकी डिमांड सिर्फ 500 रुपये तक ही रहेगी? क्या आपकी डिमांड जो पहले थी, आपकी मांग जो पहले थी, वही रहेगी क्या? नहीं। ऑब्वियसली अब आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी मनी है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सेम एज इट इज अर्थव्यवस्था में भी होता है, एक देश के स्तर पर भी होता है कि जब देश में लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाता है, जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। अब ये मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा कैसे आ जाता है? तो मुद्रा की पूर्ति हमारे भारत में करने वाला एक संस्थान है, और संस्था का नाम है RBI, जिसको कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का एक सेंट्रल बैंक होता है, एक केंद्रीयकृत बैंक होता है ना। ये बैंक क्या करता है, ये बैंक मुद्रा की पूर्ति करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त ये जितने भी देश में बैंक है, उन सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने का कार्य RBI करता है। क्लियर है? अब ये मुद्रा की पूर्ति करता कैसे, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा कैसे कर देता है ना, उसमें तीव्र वृद्धि किस प्रकार हो जाती है? तो देखें कि ये क्या करता है, अपनी जो ब्याज दरें हैं, अपनी ब्याज दरों में कमी कर देता है। जैसे हम हैं, जिसकी आय ज़्यादा होती है, वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, है ना। मैंने कल भी बताया था, बचत करते हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है अर्थव्यवस्था में, एक देश में, तब जो ब्याज की दरें हैं, उस ब्याज की दर में कमी कर देता है। जो पैसा जमा कराते हैं, जो बचत जो हम करते हैं, उसकी ब्याज दरों में क्या करता है, कमी कर देता है। जब ब्याज की दर कम होगी तो लोग कम पैसा जमा कराएंगे बैंक में, लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कम मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास, अर्थव्यवस्था में जो जनता है हमारे देश की, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, उसके पास ही रहेगा। तो जब पैसा, जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में जब ज़्यादा होती है,
मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में जब ज़्यादा होती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। आपके पास 500 रुपये थे, आपकी डिमांड कब थी? आपके पास 5000 रुपये हो गए, आपकी डिमांड बढ़ गई। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर होती है अर्थव्यवस्था में। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो लोगों की जो मांग है, अर्थव्यवस्था में जो मांग का स्तर है ना, डिमांड का जो लेवल है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मुद्रास्फीति है, मूल्य वृद्धि है, वो किस कारण होती है? मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण मुद्रास्फीति होती है। अब यहाँ पर जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, वस्तु की कीमत जो है, वस्तु की जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मांग बढ़ने के कारण कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी। और कीमतों में जब वृद्धि होगी तो उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक किस कारण हो रही है? मुद्रा की जब पूर्ति जब ज़्यादा हो जाती है, रिजर्व बैंक जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अवेलेबल करवा देता है ना, उपलब्ध करा देता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या आ जाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ये बताया मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कारण बता दिया। सेकंड कारण है औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता। हमारे यहाँ एक्चुअली हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ धीरे धीरे इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी आया है। पहले लोग कृषि क्षेत्र में थे, तो लेकिन जो परिवर्तन आया है, जो उत्पादन जो हो रहा है, जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है इन क्षेत्रों में, उसका उत्पादन का जो लेवल है, उसका जो स्तर है वो कैसा है? निम्न है। कैसा है? निम्न। हमारे यहाँ क्या है कि जो लोगों की एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की, कि यहाँ पर जो जनसंख्या है, हमारे देश में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में क्या हो रही है? तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में क्या हो रही है? तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। और जब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोग जब ज़्यादा होंगे तो उनकी जो मांग जो थी, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वह मांग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि पहले 2 लोग ही डिमांड करते थे, आज 2 से 5 हो गए तो 5 लोग डिमांड करेंगे। तो मांग में क्या हुई? वृद्धि हुई। और जब किसी उत्पाद के, किसी प्रोडक्ट की जब मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तब उसकी कीमतों में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। मांग बढ़ने के साथ उसकी कीमतों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और कीमत में वृद्धि की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। उसी स्थिति को हम मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो हमारे देश में क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या की मांग मैंने कहा आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मांग को पूर्ति करने के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए, सभी जनसंख्या की मांग को पूरा करने की क्षमता, जो कैपेसिटी है ना, वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के पास नहीं है, ना ही हमारे कृषि क्षेत्र में इतना उत्पादन हो पाता है। अर्थात कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में हमारा इतना उत्पादन नहीं हो सकता कि हम पूरे देश की जो जनसंख्या है, हम पूरे देश की जो लोग हैं, उन सबकी मांगों को पूरा कर सकें। और जब मांग पूरी नहीं हो पाती है और जो उत्पादकता है वो कैसी है? कम है, उत्पादन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में मांग अधिक है और उत्पादन सप्लाई जो है, पूर्ति जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में क्या होता है? मांग अधिक होने पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कारण की। तीसरा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक निवेश। तीसरा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक निवेश। बात आती है सार्वजनिक क्षेत्र की कि सर सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना? तो सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र आपने नाम सुने होंगे। ऐसे क्षेत्र, देखो आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, कोई कंपनी स्टेबलाइज करते हैं, है ना, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो आपका वहाँ पर उद्देश्य क्या होता है? आपका टारगेट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को कमाना, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना उस क्षेत्र से, यही होता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका उद्देश्य ये नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य ये नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। इसका उद्देश्य होता है जो है जनता की सेवा करना। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर, जनता का उद्धार करना, है ना? तो चाहे उस कार्य के लिए सरकार को नुकसान भी हो और फायदा भी हो, इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जनता का उद्धार करना, जनता की सेवा करना। क्लियर? तो सरकार क्या करती है? हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत से पिछड़े लोग हैं,
है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो उन लोगों के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, जो हमारी जो निम्न वर्ग है हमारी अर्थव्यवस्था का, उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार अनेक प्रकार का खर्च करती है, अनेक प्रकार का व्यय करती है, अनेक प्रकार का निवेश करती है। जब यह खर्च और यही व्यय जब ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा खर्च कर देगी, उनको जब पैसा अवेलेबल जो होना था जब ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक निवेश होता है, तो एक्चुअली होता क्या कि ये जो निवेश जो सरकार करती है, ये जो खर्च करती है सार्वजनिक क्षेत्र में, ये अनुत्पादक होता है, अर्थात उससे सरकार को कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि जो सरकार, जो लोगों के पास जो पैसा है वो अधिक उपलब्ध होगा। लोग जो जिनके पास पैसा नहीं था पहले, उनको सरकार क्या करती है, निवेश करके, खर्च करके उपलब्ध करवाती है पैसा, है ना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। और जब जनता को सुविधाएं उपलब्ध होगी, जब पैसा उनको अवेलेबल होगा, तो मांग भी होगी, बढ़ेगी। मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और मांग में पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, और कीमतों में वृद्धि के कारण को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो तीसरा कारण आपको समझ में आ चुका होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार क्या करती है, अत्यधिक व्यय करती है, अत्यधिक निवेश करती है। इसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या जन्म लेती है। अगला जो कारण है मुद्रास्फीति का, वो है अन्य कारण। अन्य कारणों में अगर देखे जाए कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे अर्थव्यवस्था में, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति की समस्या आ रही। तो अन्य कारणों में हम देखें अगर, तो पहला है जनसंख्या। पहला है जनसंख्या। जैसा कि आपको पता है, जनसंख्या के मामले में हमारा देश बहुत आगे है। लगातार हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, एक रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन। तो तीव्र गति से जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी जो देश की जो लोगों की जो मांग का स्तर है, जो वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं हम लोग, उस मांग भी क्या होगी, लोगों की बढ़ेगी। जनसंख्या के साथ साथ मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतों में क्या आती है, वृद्धि आती है। क्या होती है, वस्तु कीमतों में वृद्धि होती है, और वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अगला कारण, अन्य कारणों में महंगा आयात। हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जब आपने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए, वो इतना उत्पादन नहीं कर पाते कि पूरी जनसंख्या को उपलब्ध करवाया जाए, पूरी जनसंख्या की जो है पूरे देश की मांगों को पूरा किया। तो हम क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करते हैं, अन्य देशों से वस्तुओं को खरीदते हैं। अब ये जो आयात होता है उस पर अनेक प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, अनेक प्रकार के कर लगते हैं। इसके साथ साथ इनका परिवहन का जो खर्च है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण उन वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके कारण उन वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमारा आयात जो है वो हमारे लिए महंगा साबित होता है, और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला कारण है आय का उच्च स्तर। एक्चुअली देखा जाए कि हमारे समाज जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उच्च वर्ग में, मध्य वर्ग में और निम्न वर्ग में विभाजित है। तो जो उच्च वर्ग है उस क्षेत्र के लोगों की आय का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। आय का स्तर जो है, उनकी आय अत्यधिक है, और जब आय का स्तर उच्च होता है, उनकी आय जब अधिक होती है लोगों की, तो मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसा ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो मांग भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, और मांग अधिक होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और लास्ट कारण है कर। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में जब उत्पादन होता है, वस्तु बनती है, तो उस पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, सरकारी टैक्स लगाए जाते हैं। और ये जो कर है, उनकी कर की दर जो है, उनकी जो रेट है टैक्सेस की, उन करों की दर जो है अत्यधिक है। और कर की दर अत्यधिक होने के कारण जो वस्तु की कीमत है, उस कीमतों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। कर की दर अत्यधिक होने के कारण वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होती है। इस कारण हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति की समस्या है वो जन्म लेती है। तो इस प्रकार हमने मुद्रास्फीति क्यों होती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है, उसके कारणों को समझा। पहला कारण देखा हमने, मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि। मुद्रा की पूर्ति आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दूसरा कारण देखा, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता। औद्योगिक क्षेत्र का जो उत्पादन लेवल है, जो कृषि क्षेत्र का उत्पादन का स्तर है, वो कैसा है, कम है। इसके कारण हमें सभी जो हमारा देश है, देश की समस्त जनसंख्या की जो है मांगों को पूरा नहीं कर पाते। फिर हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक खर्च और अत्यधिक निवेश। जब सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक निवेश होगा तो लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध हो पाएगी, और इसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी, और वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। क्लियर। और लास्ट हमने देखा अन्य कारण में जनसंख्या वृद्धि।
फिर देखा महंगा आयात, और हमने फिर उसके बाद देखा आय का उच्च स्तर, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे यहाँ टैक्सेस लगते हैं, जो कर लगते हैं, उन कर की जो दर है, जो रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर इस मुद्रास्फीति के कारण तो यही पूरे होते हैं। अब देखें, हम आगे बात करेंगे कि जिस मुद्रास्फीति के कारण देखें, मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव देखें, हमने हानियाँ देखी, नुकसान देखे, इसके प्रकार देखे। मुद्रास्फीति का लगभग हमारा पूरा हो चुका। लास्ट हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में कि जो मुद्रास्फीति हो रही है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको किस प्रकार रोका जाए, उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, उसको रोकने के, उसको नियंत्रित करने के उपायों का। तो रोकने के उपायों में सबसे पहला उपाय है आपका मौद्रिक उपाय, दूसरा है सरकारी उपाय, और तीसरा है अन्य उपाय। बात करेंगे मौद्रिक उपाय क्या है। तो मौद्रिक उपाय जो वर्ड है, मौद्रिक शब्द जो है वो किससे बना है? मुद्रा से। मौद्रिक शब्द किससे बना है? मुद्रा से। और मुद्रा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, है ना। करेंसी कहो, मनी कहो। तो एक्चुअली होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है, आपने पहले भी देखा मुद्रास्फीति होती क्यों है। फर्स्ट कारण था कि जब मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है। क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। और मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ना, RBI करता है। तो जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी, क्या होगी? मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। तो इस पूर्ति अधिक होने के कारण लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और पूर्ति अधिक हुई तो लोगों की जो मांग है ना, लोग जो डिमांड कर रहे थे, उस मांग के स्तर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। पूर्ति अधिक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। सरकार ने क्या किया? रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरों में कमी कर दी, है ना, ब्याज की दरों में कमी कर दी। तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपलब्ध रहा, लोग अपने पास रखने लगे, बचत नहीं करने लगे, बैंकों में पैसा जमा नहीं कराने लगे। तो इसके कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के कारण, वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के कारण उन वस्तुओं की कीमतों में भी क्या होती है? वृद्धि आ जाती है। और कीमतों में वृद्धि की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ये तो आपको पता है। अब ये तो हो गया, मुद्रास्फीति होगी साहब, हमारे अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ गई। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कैसे नियंत्रित करें, किस प्रकार इसको रोके? तो इसको रोकने के लिए RBI ही करता है। जैसे इसको बढ़ाया है मुद्रा की पूर्ति किसने? RBI। तो RBI ही क्या करता है? इस मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकता है। कौन कम कर सकता है? RBI। अब वो कैसे कम करता है? तो इसको कम करने के लिए RBI क्या करेगा? ब्याज की जो दरें हैं, ब्याज की दर में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। RBI क्या करता है? ब्याज की दरों में वृद्धि कर देता है। किस लिए? मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए। ब्याज की दरों में वृद्धि करेगा तो क्या मतलब? तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ब्याज की दरों में वृद्धि होगी, ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कराएंगे, बचत ज़्यादा करेंगे। पैसा जब बैंक में ज़्यादा जमा होगा तो लोगों के पास से पैसा कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो लोगों के पास जो मुद्रा की पूर्ति हो रही थी, उस पूर्ति में पहले की तुलना में अब क्या आ जाएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो ऑब्वियसली लोगों की जो मांग है, जो डिमांड कर रहे थे, उसका स्तर भी क्या होगा? कम। और मांग में कमी आने के कारण वस्तु की कीमतों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। दैट मीन्स मुद्रास्फीति कम होगी, मुद्रा की वस्तु की कीमतों में कमी आएगी, मूल्य वृद्धि जो है अब कहीं ना कहीं जाकर नियंत्रित हो पाएगी। समझ में आया पहला? तो मौद्रिक उपाय में हमने देखा RBI क्या करता है? ब्याज की दरों में वृद्धि करके मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकता है। अन्य अगर और देखें इसके अंदर और क्या कर सकता है, तो ये जो रिजर्व बैंक है ये क्या करता है? लोगों को लोन देता है। क्या करता है? लोगों को ऋण देता है, लोगों को, जनता को, है ना, ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ऋण की जो दर होती है, लोन की जो रेट होती है ना, क्रेडिट जो हम लेते हैं, उस क्रेडिट की रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। लोन देने की रेट को जो है रिजर्व बैंक क्या करता है? कम करता है। अब जब क्रेडिट की रेट को कम कर देगा तो लोगों के पास, इस क्रेडिट की रेट को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? रिजर्व बैंक लोन की दरों को बढ़ा देता है। जब लोन की दर बढ़ा देगा तो लोग जो है कम से कम लोन लेंगे, सरकार से कम लोन लेंगे, पैसा कम लेंगे हम उधार, और कम उधार लेंगे तो हमारे पास मुद्रा की पूर्ति भी कम रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति कम तो मांग भी कम, और वस्तुओं की कीमतों में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने देखा कि रिजर्व बैंक किस प्रकार यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हमने देखा मौद्रिक उपाय।
इसके साथ साथ अगर बात करें अगले उपाय की, तो अगला उपाय है सरकारी उपाय, कि सरकार किस प्रकार से इसको नियंत्रित करती है, सरकार किस प्रकार के इसके उपाय करती है इसको नियंत्रित करने के, है ना। तो सरकार क्या करेगी, सबसे पहले देखें, हमने देखा मौद्रिक उपाय कौन करता है, आरबीआई करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मौद्रिक उपाय कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति में कमी लाता है, और मुद्रा की पूर्ति में कमी लाने के लिए वो क्या करेगा, ब्याज दरों को नियंत्रित करेगा, है ना, ऋण की दरों को नियंत्रित करता है। क्लियर। अब बात करते हैं मौद्रिक उपायों की। तो जैसा कि हमने देखा सरकारी उपाय थी, मौद्रिक उपाय तो कौन कर रहा था, हमारा आरबीआई कर रहा था। ये सरकारी उपाय जो है वो कौन करती है, हमारी सरकार करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। अब सरकार कैसे इसको नियंत्रित करती है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, जो कर लेती है, सरकार क्या करती है, जनता से कर लेती है अनेक प्रकार का, है ना। आप भी कुछ लोग होंगे जो टैक्स देते होंगे आपके पेरेंट्स। तो कर क्या होता है, हमारी आय जो होती है, हमारी जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। तो उस कर की दरों को सरकार क्या करेगी, इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष जो कर लगते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं हमारी सैलरी पर, उन टैक्सेस को क्या करती है, उनकी कीमत जो है, कर की जो दर है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या करेगी, रेट ऑफ टैक्स जो है उसको बढ़ा देगी। कर की दर जब बढ़ेगी तो हम जो है, हमारी आय का कुछ जो हिस्सा हम पहले दे रहे थे कर के रूप में, वो अधिक देना पड़ेगा, है ना। अब अधिक कर सरकार को देना पड़ेगा, तो हमारे पास जो मुद्रा की पूर्ति हमारे पास थी, जो पैसा हमारे पास था, वो क्या होगा, कम होगा। और मुद्रा की पूर्ति जब कम होगी तो ऑब्वियसली जो हमारा जो मांग का स्तर है, हम जो वस्तुओं की मांग कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मांग भी कम होगी, और मांग जब कम होगी तो वस्तुओं की कीमतों में भी क्या आएगा, नियंत्रण आएगा, वस्तु की कीमतों में भी कमी आएगी। क्लियर है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, पहला तो हमने देखा प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष जो कर लग रहे थे उनको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो हम जो क्या कर रहे थे, पहले सार्वजनिक क्षेत्र में जो निवेश हो रहा था सरकार का, है ना, हमने पहले भी देखा सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो निवेश है उसको सरकार क्या कर सकती है, कम कर सकती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश होता है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा, पूर्ति अधिक होगी मुद्रा की। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है उसको कम कर सकती है। क्लियर। अगला देखिए, इसके अंदर और सरकार क्या करती है, तो सरकार क्या करती है, जो अनेक प्रकार के निवेश करती है, अनेक प्रकार का पैसा इन्वेस्ट करती है इंडस्ट्री में, जिससे क्या होगा, अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे, निवेश होगा, तो उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था में, वो उत्पादन अधिक से अधिक हो पाएगा, उत्पादन अधिक होगा, अर्थात जो वस्तुओं के उत्पादन अधिक होगा, वस्तुएं अधिक से अधिक बनेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। जब वस्तुएं अधिक उत्पादित होगी, जब पूर्ति बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, तो लोगों की मांग को भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाएगा, यानी मांग कुछ कहीं ना कहीं जाकर नियंत्रित होगी, और जब मांग नियंत्रित होगी तो वस्तु की कीमतों में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि सरकारी उपाय क्या होते हैं, सरकार किस प्रकार इन चीज़ों को नियंत्रित करती। क्लियर है। तो हमने सबसे फर्स्ट मौद्रिक उपाय देखे जो कि रिजर्व बैंक करता है, सरकारी उपाय देखे जो कि सरकार करती है। लास्ट बात करते हैं अन्य उपाय। अन्य उपायों में अगर देखा जाए तो सरकार क्या करती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसा कि हमने देखा था कि जब इस मुद्रास्फीति के प्रकार देखे, मुद्रा मूल्य वृद्धि के जब प्रकार देखे, तो हमने एक प्रकार देखा था लागत आधारित प्रकार, है ना, लागत आधारित मुद्रास्फीति या लागत आधारित मूल्य वृद्धि। तो जब ऐसा क्या वो होता क्या है कि हमने देखा कि जब किसी वस्तु की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जरूरी है, जिनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिनकी कीमतों में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें लेना ही है, वो चीज़ें लेनी ही चाहे ज़रूरी है, उनके बिना हमारा जीवन जो है, जीवन का संचालन नहीं हो पाएगा, है ना, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वस्तुओं की कीमतों में क्या होता है, समय के साथ साथ वृद्धि होती रहती है, लेकिन मांग भी बढ़ती है। तो सरकार क्या करती है, ऐसी वस्तुओं को, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें सरकार क्या करती है, एक नियंत्रित दर पर क्या करती है, बेचती है। किस दर पर बेचती है, एक नियंत्रित दर पर बेचती है। अब ये नियंत्रित दर पर कैसे बेचती है, तो आपने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने एक सिस्टम देखा होगा हमारी सरकार का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, आपने कंट्रोल नाम सुना है,
कंट्रोल प्राइस है ना, जब कंट्रोल में हम जाते हैं, गेहूँ लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग शक्कर जैसे चीनी वीनी कुछ दाल वाल ऐसा कुछ मिलता है, कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, तो सरकार क्या करती है, ऐसी वस्तुएं जो लोगों के लिए आवश्यक है ना, तो उन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू नियंत्रित जो दर पर सरकार बेचती है, जिससे क्या होगा, सरकार उनको कम से कम दर पर ये वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, तो उन वस्तुओं की मांग में जो लोग जो डिमांड कर रहे थे पहले, उस मांग में क्या आएगी, कमी आएगी, उन वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, अर्थात सरकार उनकी मांग को पूरा कर रही है, किसके द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। जब मांग में कमी आएगी तो वस्तुओं की कीमतों में भी क्या होगी, कमी होगी, और कहीं ना कहीं जाकर मुद्रास्फीति नियंत्रित हो पाएगी, जो मूल्य वृद्धि हो रही थी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, वो नियंत्रित हो पाएगी। क्लियर है। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है कि हमने देखा कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो उसका विकास नहीं हो पाया है, हमारे कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, तो उत्पादन का स्तर जो है हमारे देश में कैसा है, निम्न है। उत्पादन का स्तर कैसा है, निम्न है। तो इस उत्पादन के स्तर को निम्न है, अर्थात जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और सभी जनसंख्या की मांग पूरी नहीं हो पाती है ना, उत्पादन कम होता है, इसलिए सभी जनसंख्या की मांग पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग अधिक हो, उनका क्या किया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में आयात किया जाए। क्या किया जाए, आयात किया जाए, यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनका उत्पादन कम हो रहा है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या करें, आयात करें। आयात करेंगे तो उन लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है, उसको पूरा किया जा सकता है, और जब मांग पूरी होगी तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी, कमी आ पाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है, कुछ वस्तुएं जिनकी कीमतों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, कुछ वस्तुएं जिनकी कीमत का निर्धारण कौन करती है, सरकार करती है, तो उन वस्तुओं की कीमतों में भी हम क्या कर सकते हैं, सरकार चाहे तो कमी कर सकती है, उनकी वस्तुओं की कीमतों को सरकार नियंत्रित कर सकती है, उनकी कीमत फिक्स कर सकती है, जिससे क्या होगा, उनकी मांग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वस्तु को खरीद पाएंगे। उस वस्तु की कीमत नियंत्रित हो जाएगी तो मुद्रास्फीति नहीं हो पाएगी, उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मुद्रास्फीति के कारण समझे, मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के बारे में समझा। तो इस प्रकार हमारा जो मुद्रास्फीति का टॉपिक है, मूल्य वृद्धि का जो टॉपिक है, इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है, वो यहीं कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।